दरबार की सुबह कुछ गहरी, कुछ खाली सी थी। उस दिन महल के गलियारे किसी सामान्य जोश के बिना धीरे धीरे सरक रहे थे। नौकर चुपचाप काम कर रहे थे। बाजार की आवाजें दूर से आ रही थी, पर महल के आंगन में जो हलचल होनी चाहिए थी वो नहीं थी। अकबर की आंखों में कल की हल्की सी थकान आज किसी और तरह की उदासी बनकर बैठी थी। वो आसन पर बैठे हुए सोच रहे थे। उनकी नजरें कहीं दूर किसी याद के किनारे टिके हुए थी। बादशाह का मन भारी था, पर वे अपने चेहरे पर वही राजसी नियंत्रित शान बनाए हुए थे। पर दरबार में हर कोई जानता था कि जब बादशाह का चेहरा बदलता है तो महल की हवा भी अपनी दिशा बदल देती है। बीता कल दरबार में कुछ ऐसी बात हुई थी जिसने हवा में शक की बूंदें फैला दी। खबर आई थी कि कुछ गुप्त दस्तावेजों की नकल हुई है। राजा के कुछ निजी आदेशों की छपाई किसी अनजान हवा में फैल रही थी, और उन दस्तावेजों में कुछ ऐसे शब्द थे जो केवल राज्य के अंदर ही जाने जाते थे। लिखावट, स्याही का प्रकार, भाषा की सूक्ष्मताएं, ये सब संकेत करते थे कि किसी ने जानबूझकर दरबार की बातें बाहर भेजी। खबर फैलते ही लोग अपने अपने कोनों में संगठित हो गए, पर आंखों में वही प्रश्न, कौन, किसके पीछे, और सबसे बढ़कर क्यों। बीरबल, जिसने अक्सर बुद्धि के कठिन प्रश्न हल किए थे, उस समय भी असाधारण शांत थे, पर उनकी शांति में एक अलग तरह की खनक थी, जैसे कोई सुर गहरा होकर जीवन की रचना कर रहा हो। बीरबल ने दरबार के बाहर खड़े होकर देखा कि मामले की दिशा कैसे बदल रही थी। निर्देश दिए जा रहे थे, सख्ती की बातें हो रही थी, और कड़ी सा कड़ा स्वर सुनाई दे रहा था, इसे ढूंढो और उसे दंड दो। पर बीरबल की सूत कहती थी कि सख्त फैसले बिना ठोस साक्ष्य के नुकसान दे सकते हैं। उस शाम अकबर ने बीरबल को पास बुलाकर कहा, बीरा, मेरे लिए ये बात भारी है। हमारे अंदर ही कुछ बातें लीक हो रही है। मैं चाहता हूं कि इसे रोका जाए। उसकी आवाज में कमान की तरह एक कठोरता थी, पर आंखों में भरोसे की कमी भी थी। वो भरोसा जो बीरबल ने वर्षों में जीता था। बीरबल ने गहरी नजर से उसे देखा और शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं सच दिल से चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए, पर मुझे समय दीजिए, मैं इस रहस्य का पता लगा लूंगा। अकबर ने हाथ उठाकर कहा, समय नहीं, परंतु यदि कुछ भी तुम्हारी भी शिनाख्त में आता है तो मैं निर्णय करूंगा। वो शब्द हवा में तैरते रहे। बीरबल ने समझ लिया कि बादशाह के अंदर कोई अनकही शंका धीरे धीरे बढ़ रही है, और शंका सबसे खतरनाक चीज है जो किसी रिश्ते को खोखला कर देती है। अगले दिनों महल में बातें और भी तेजी से बिगड़ने लगी। किसी अजनबी ने कहा कि बीरबल ने कुछ दस्तावेज किसी व्यापारी के हवाले किए थे। किसी ने कहा कि बीरबल ने कुछ राज दरबार की बातें किसी अनभिज्ञ से साझा की थी। बिना सच्चाई के अफवाहें हवा में उड़ने लगी। ये अफवाहें धीरे धीरे पत्तों जैसा फैलकर लोगों के मन में जड़ जमा रही। बीरबल की जागती बुद्धि और उसके दरबार में बैठने का अधिकार अब असहज सवालों के घेरे में आ गया। पर बीरबल न केवल बुद्धिमान था, वो गर्व और प्रतिष्ठा की चिंता भी करता था। अकेला वो जानता था कि उसके लिए सबसे बड़ा दर्द ये था कि अकबर की आंखों में जो भरोसा चमकता था वो अब फीका पड़ना शुरू हो गया था। एक दिन अकबर ने गंभीरता से दरबार में कहा, इस मामले में आज ही फैसला होगा। अगर किसी के विरुद्ध प्रमाण मिले तो कड़ी सजा होगी, चाहे वो कोई दरबारी हो या कोई दोस्त। उसकी आवाज में जो ठंडक थी वो कटी छांट की तरह थी। बीरबल ने चुपचाप सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं न्याय का सम्मान करता हूं। पर जब बादशाह ने ही एक कदम आगे बढ़कर कहा कि तुम भी अपने आप को साबित करो, कमरे से बाहर मत जाओ, तो बीरबल को लगा कि अब खेल अखाड़े पर आ गया है, जहां शब्द भी हथियार बन जाते हैं। बीरबल की आंखों में दर्द था, पर उसने कोई रोष नहीं दिखाया। उसने दरबार से निकलकर अपने कमरे में बैठकर शांत होकर सोचा, किस तरह वो अकबर का टूटता हुआ भरोसा वापस ला सके। उसने समझा कि अब शब्दों की बजाय कर्म और संकेत ही काम आएंगे।
उसने फैसला किया कि वो अकेले प्रमाण इकट्ठा करेगा। वो तथ्यों को सामने लाएगा ताकि किसी भी तरह की अफवाह की जड़ सूख जाए। उसे पता था कि यह मुश्किल होगा, क्योंकि अफवाहें ऊंची दीवारों की तरह फैल चुकी थी। पर जो दीवारें ऊंची हों, उन्हीं को गिराना बीरबल की कला थी। बीरबल ने पहले महल के उन लोगों से बात की जिन पर शक कम था। नौकर, पुराने परिचारी और वे लोग जिनके हाथ में दस्तावेज पास आया करते थे। उसने देखा कि कई लोग भय से चुप हैं। किसी ने क्या देखा नहीं, किसी ने देखा भी तो डरकर चुप रह गया। बीरबल ने धीरे धीरे छोटे छोटे संकेत इकट्ठे किए। किसी दरबारी के पास अचानक से बढ़ी हुई संपत्ति, किसी व्यापारी के नाम जो अक्सर दरबारिक दस्तावेजों के पास दिखता, कुछ दस्तावेजों पर बार बार वही एक छपाई या वही चिन्ह। वो सूक्ष्म चीजें थी, पर बीरबल पर हर सूक्ष्मता का अर्थ बड़ा होता था। पहला बड़ा सुराग तब मिला जब बीरबल ने देखा कि कुछ दस्तावेजों पर प्रयुक्त स्याही में एक अजीब सी मिलावट थी। इसे केवल वही लोग जानते थे जो महल की लेखनी से निकटता रखते थे। बीरबल ने राजलेखक कक्ष में जाकर उन स्याही के प्रकार की सूची ली और एक एक करके तौलना शुरू किया। उसे एक नाम बार बार मिला, राजनेता रघुवीर, जो हाल के समय में दरबार के कुछ वित्तीय सौदों में अचानक सम्मिलित हो गया था। रघुवीर का स्वभाव द्विविधा भरा था। सोशल परिस्थितियों में वो सहज दिखता, पर उसकी आंखों में हमेशा एक योजना की चमक रहती। बीरबल ने उसे चुपके से देखा और पाया कि रघुवीर बाहर के कुछ व्यापारियों के साथ गुप्त व परिचित था। पर सिर्फ शक पर्याप्त नहीं था। बीरबल जानता था कि अगर उसने केवल शक पर अकबर की शंका मिटाने की कोशिश की तो मामला और उलझ जाएगा। दूसरा सुराग मिला तब जब बीरबल ने महल के एक पुराने कमरे में पड़े कुछ फटे हुए पत्रों के बीच एक कागज का छोटा सा टुकड़ा पाया। उस पर कुछ टिकटों के निशान और एक गोपनीय मुहर की परछाई थी। ये मुहर किसी बाहरी एजेंसी की नहीं, बल्कि महल के उस पुराने विभाग की थी जो कभी राजपुत्रों की अनुशासन देखता था। बीरबल ने समझ लिया कि कुछ लोग पुराने तरीके से काम कर रहे थे। वे नकल कर रहे थे ताकि किसी की संपत्ति पर हाथ साफ किया जा सके। पर जो चीज वास्तव में उसे अंदर तक हिला गई, वो थी एक छोटी सी टिप्पणी, खास काम पूरा। लाभ अगले चरण में। ये टिप्पणियां व्यक्तित्व से जुड़ी हुई थी। वे किसी एक दिशा की ओर इशारा कर रही थी। बीरबल ने फिर देखा कि उन दस्तावेजों की नकल किन हालों में हुई। रात के समय, जब लेखाकार थके हुए थे, या किसी उत्सव के बाद जब महल में कम निगरानी रहती थी। वो जानता था कि चोर किसी भी व्यवस्था की कमजोरी का उपयोग करते हैं। उसने अपने खुफिया नेटवर्क को सक्रिय किया, नौकरों, पुरानी रसोइयों और उन लोगों को जो रात में काम करते थे। उसे कई छोटे छोटे किस्से मिले। एक ने कहा कि उसने रघुवीर को रात में एक अजनबी से बातचीत करते देखा। दूसरे ने बताया कि किसी ने लेखा कक्ष में चक्कर लगाया था। इस सब के बीच बीरबल का धैर्य बढ़ता गया। वो धीरे धीरे शक के घेरे को रघुवीर की तरफ लाया। जब बीरबल के पास पर्याप्त संकेत इकट्ठे हो गए, उसने अकबर से विनम्रतापूर्वक मिलने का आग्रह किया। बादशाह ने उसकी आमंत्रणा स्वीकार की, पर आंखों में वो पुरानी सपाट सी शंका झलक रही थी। बीरबल ने सबूत शांति से रखे, उन दस्तावेजों के टुकड़े, स्याही के नमूने और उन रातों का ब्यौरा। उसने बिना भावनात्मक उछाल के हर बात को तार्किक रूप से समझाया। अकबर सुन रहे थे, पर उनकी आवाज में अब भी थोड़ी सी दूरी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच की खोज में मुझे कोई सम्मान चाहिए नहीं, पर मैंने जो भी देखा है वो आपको बताना मेरा धर्म है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम पर और भी आरोप लगे हैं। लोग कहते हैं कि तुम ही कुछ दस्तावेजों को प्रसिद्ध करवा रहे थे ताकि किसी को फायदा पहुंच सके। उन शब्दों का असर बीरबल पर गहरा था। वो अंदाजा लगा सकता था कि कैसे लोग अफवाहों को इतना बड़ा बना देते हैं कि वे किसी की शख्सियत को तहस नहस कर सकते हैं। पर बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, मैं किसी साजिश का हिस्सा नहीं हूं। पर यदि आपका मन शंका से घिरा है
तो मैं एक प्रस्ताव रखता हूं, एक ऐसा आन जो मेरी निष्पक्षता को सिद्ध करे और सच्चाई को सामने लाए। अकबर ने पूछा, क्या प्रस्ताव है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, मुझे 1 सप्ताह दीजिए, मैं स्वयं जांच करूंगा और सच आपके सामने रख दूंगा, और अगर मैं गलती करूं तो मैं राज्य की आज्ञा मानूंगा। अकबर ने कुछ पल सोचा। उसके लिए बड़ा फैसला था, पर उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक वापस लौट आई। शायद हृदय ने कहा कि शांतिपूर्ण सत्य ही सर्वोपरि है। उसने कहा, ठीक है, मगर ध्यान रहे, अगर तुम दोषी पाए गए तो सजा भी कड़वी होगी। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, जहांपनाह, मैं तैयार हूं। और इसी तरह बीरबल ने जांच की अंतिम पारी शुरू की। 20 दिन के भीतर बीरबल ने सबूतों की एक जाली बुन ली। नकली साक्ष्य, गवाह, पत्तों की पंक्तियां, हर चीज को उसने सावधानी से संयोजित किया, ताकि अंत में जो सामने आए वो न केवल आरोपों का पर्दाफाश करे, बल्कि जो भरोसा टूटा है उसे भी जोड़ दे। सबसे पहले उसने रघुवीर के आसपास के व्यापारिक नेटवर्क की तहकीकात की। वो जानता था कि अकारण कोई व्यक्ति बड़ी साजिश नहीं कर सकता। उसके पीछे आर्थिक लाभ, रिश्ता या कोई दबाव होता है। उसने देखा कि कुछ बड़े व्यापारियों के खातों में हाल में बड़ी जमा दिखी, पर जमा कहां से आई? उसने व्यापारी हाजी बंजो से संपर्क किया, जो अक्सर रघुवीर से मिलता जुलता दिखा। बंजो ने पहले मुंह बंद रखा, पर धीरे धीरे बीरबल की बातों और उसकी गहरी बुद्धि के सामने टिककर बाद उसने सच कह दिया। राजनेता रघुवीर ने उसके व्यापार पर दबाव डालकर नकली दस्तावेजों की मांग की थी, ताकि कुछ जमीनों पर उनका कब्जा हो सके। बंजो की बातों ने मामला एक स्पष्ट दिशा दी। बीरबल ने फिर उन दस्तावेजों की प्रतियां मिलाकर परखा। उसने पत्रों में पगडंडी सी गलतियां ढूंढ निकाली। वे वो गलतियां थी जो नकल करने वाले अक्सर करते हैं, कभी अक्षर की ओर, कभी मुहर की अस्पष्टता में। उसने पाया कि नकल करने वाला कोई अपूर्ण लेखा करने वाला था। उसकी आदतों से उसके हाथ की लालसा और जल्दबाजी दिखाई देती थी। और जब बीरबल ने आखिरकार रघुवीर के घर पर असंगत समय पर छापा मारा, तो वहां उसने एक छोटा सा भंडार पाया, नकली मुहरें, आधे लिखे दस्तावेज और कई पेड़ों में छुपी हुई स्याही की बोतलें। रघुवीर का चेहरा जब पकड़ा गया, तब उसका भय और पछतावा दोनों साफ दिखे। वो धोखा दे रहा था, पर उसे ये भी पता था कि पकड़ा जाने पर उसका सब कुछ बर्बाद हो सकता है। जब बीरबल ने ये सब साक्ष्य लेकर अकबर के सामने प्रस्तुत किया, दरबार में एक भारी सन्नाटा छा गया। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुमने सभी कदम सही रूप में उठाए? बीरबल ने निर्भीकता से कहा, हां, जहांपनाह, सभी साक्ष्य यहां हैं। और फिर बीरबल ने आगे कहा, मगर एक बात और, जो मुझे और भी दुखी करती है, ये कि मेरी ही ओर तुमने शंका जताई थी। अकबर की आंखें भर आई, पर उन्होंने चुप्पी साध ली। बादशाह की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने वाले रघुवीर को दंड दिया गया, पर बीरबल ने सुझाव दिया कि दया और दंड दोनों का माप सख्ती से रखा जाए। रघुवीर को केवल दंड नहीं दिया गया, वरन उसके द्वारा हड़पे गए धन की एक बड़ी रकम उन लोगों में बांटने का आदेश भी हुआ जिन्होंने उसका शिकार बने थे। ये निर्णय दरबार ने न्याय और इंसानियत दोनों का संतुलन दर्शाया। मगर कहानी का मर्म तब आया जब अकबर ने बीरबल के समक्ष अपना दिल खोला। उसने कहा, बीरा, मैंने तुम्हें निहार कर आज ये जाना कि मेरी नजरों में शक का जहर कितना घातक है। मैंने झट में फैली अफवाहों पर भरोसा किया और अपने भरोसे की एक दरार पैदा कर ली। मैं जानता हूं कि तुमने सिर्फ सच्चाई बताई, पर मेरा मन उस समय संभावित बीमारियों से घिरा हुआ था। बीरबल की आंखों में वही नरमी आई जो वर्षों से उसकी पहचान रही थी। उसने कहा, जहांपनाह, भरोसा निभाना मुश्किल है, पर उसे लौटाना भी बड़ा काम है। मैंने ये साबित करने की कोशिश की कि सच्चाई हमेशा किसी न किसी तरह प्रदर्शित हो जाती है, बस हमें शौचालय की तरह गहरा खोदना पड़ता है। दोनों ने एक पल के लिए चुप्पी में एक दूसरे की आंखों में देखा, एक सम्राट और उसका सलाहकार, और उस चुप्पी में एक अनकहा समझौता बस गया।
अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और धीरे धीरे कहा, बीरा, तुमने जो किया उससे मैं न केवल निर्दोष लोगों का जीता हुआ सम्मान लौटा पाया, पर अपने आप को भी लौटाया। पर मैं मानता हूं कि उस दिन जो मैंने कहा वो गलत था। मैं तुम्हें खुले मन से माफ करता हूं और साथ ही मैं वादा करता हूं कि आगे से मैं झटपट निर्णय की बजाय सोच समझ कर चलूंगा। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आपका यह वचन ही मेरे लिए असली इनाम है। उस क्षण बादशाह का टूटता भरोसा जुड़ गया, एक नया विश्वास जैसे जन्म ले रहा था। अब वो पुराना भरोसा था नहीं, लेकिन इससे भी मजबूत कुछ बनकर आया था। समझ का भरोसा, जो टकरावों से परखा और समायोजन से पक्का हुआ था। समाप्ति पर बीरबल ने दरबार में कहा, हर बार जब अंधेरे की हवा चलती है तब सच की मशाल बुझी नहीं होती, पर उसे सही हाथ में डालना आवश्यक होता है। अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, और बीरा, तुम्हारा हाथ सदैव हमारे लिए सही रहा है। महल में फिर से वही सुकून लौटा, पर इस बार लोग थोड़े सावधान थे और अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार। बीरबल का नाम फिर से सम्मान से लिया गया, पर इस घटना ने उनके और अकबर के बीच की कड़ी दोस्ती को एक नया रूप दिया। वो सिर्फ विश्वास नहीं रहा, वो अब समझ और परीक्षण से निर्मित एक विश्वास था। दोनों ने जाना कि कभी कभी भरोसा टूटना भी जरूरी होता है, ताकि उसे पुनर्निर्माण से और मजबूत बनाया जा सके। कहानी के अंत में बीरबल ने एक छोटी सी सीख दरबार वालों को दी। शक एक जहरीला बीज है। यदि उसे बिना जांच बो दिया जाए तो वो सारे बाग को सूखा देता है, पर यदि तुम परिवार की तरह मिलकर उसकी जड़ें उखाड़ लो तो बाग फिर खिल उठेगा। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, हम सब आज से सावधान रहेंगे। और फिर दरबार में हल्की सी हंसी छिड़ गई, एक सम्मान और समझ के साथ, जो टूटे विश्वास को जोड़कर नया सहारा बन गया था। और इस तरह अकबर का टूटता भरोसा बीरबल की बुद्धि के चमत्कार से फिर से जुड़ गया। न केवल उन दो लोगों के बीच, पर पूरे राज्य में एक नई हवा चली, जिसमें सत्य, धैर्य और समझ का वर्चस्व था। दरबार की सुबह हमेशा अपनी एक मीठी सी हलचल लेकर आती थी। गुलामों की फुसफुसाहट, महल के कांचों पर पड़ती धूप की चकाचौंध और बाजार से आती तमाम खबरों की हल्की सी गूंज। पर उस सवेरे कुछ उलझन थी, एक अटपटी सी बेचैनी जो केवल बादशाह अकबर और उसके सबसे भरोसेमंद सलाहकारों की आंखों तक ही नहीं पहुंची थी। महल की दीवारों में से कुछ सरसराहटें आती थी, अजीब सी आवाजें जो रात के सन्नाटे में भी सुनाई दिया करती थी। लोग कहते थे कि शायद हवा की सरसराहट है या चूहों की हलचल, पर जब कुछ दस्तावेज गुम हुए और दरबार की कुछ बातें हवा में उड़ने लगी तो शक का दायरा बढ़ता गया। बीरबल अपने साधारण पर तपाकदार अंदाज में बैठा था, पर उसके मन की गहराइयों में हलचल चल रही थी। अकबर ने उसे बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बीरा, महल के भीतर कुछ अजीब हो रहा है। कुछ कागज गायब है, कुछ बातें लीक हो रही है, और वहां भी जो बातें छुपी रहनी चाहिए थी वे किसी तरह बाहर पहुंच रही है। मुझे शक है कि हमारे बीच कोई जासूस है, और मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो महल की दीवारों में छिपा है। ये सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। दीवारों में जासूस विचार जितना तर्कहीन लगता उतना ही खतरनाक भी था, पर अकबर की आंखें बता रही थी कि वे हट नहीं कर रहे, वे सच जानना चाहते थे। बीरा ने सिर्फ मुस्कान भरी नजर दी और कहा, जहांपनाह, दीवारें चुप रहती हैं, पर उनकी भी अपनी कहानियां होती हैं। हमें पहले सुनना होगा, फिर देखना होगा। आज रात मुझे कुछ लोग और कुछ चीजें चाहिए, और मैं इस दास्तान का पर्दाफाश कर दूंगा। अकबर ने बीरबल पर भरोसा जताया, और रात को ही बीरबल ने अपनी जांच शुरू कर दी। पहला कदम वो था जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। बीरबल ने महल के हर बड़े कक्ष में पीले रंग की तख्ती के छोटे छोटे टुकड़े लगा दिए। कोई व्यावहारिक कारण नहीं, केवल आधे इंच चौड़ी पतली पट्टियां जो दीवार की जॉइंट्स के पास लगी थी। नौकरों ने चौंक कर पूछा, ये क्या है बीरा साहब? बीरबल ने हंसकर कहा, ये तो बस महल की सर्दियों की सजावट है।
पर असल में उन पट्टियों का काम था। वे हल्की सी चिपकने वाली थी, जिसे स्पर्श करने पर थोड़ी सी गंदी छाप बनती थी। बीरबल का विचार सरल था। जो दीवारों के अंदर से निकलकर बाहर आता जाती है, वो छिपते हुए इन चिन्हों को छुएगा और अपनी उंगलियों पर निशान छोड़ जाएगा। छोटे छोटे संकेत बड़े साक्ष्यों का काम कर सकते थे। यही बीरबल की चाल थी। रात में बीरबल महल के अंदाज जोखिम में डालकर खुद पहरा देने बैठ गया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो किसी खेल की शुरुआत में होती है। महल के गुमनाम गलियारों में जब चांदनी घट रही थी और चूहों की कलकल सुनाई दे रही थी, अचानक एक हल्की सी सरसराहट आई। बातें परकन थी, पर बीरबल ने उसे पकड़ लिया। उसने ध्यान दिया कि कुछ नन्हे से कदमों की खनक दीवार के पास आकर थमती है। फिर कुछ देर के लिए सन्नाटा पड़ जाता है और फिर वही आवाज चली जाती है। बीरबल चुपके से उठकर उन दीवारों की तरफ गया और जॉनसा के साथ उसने देखा कि पट्टियां थोड़ी सी सनी हुई थी। नीचे से गंदे धब्बे उभर आए थे। किसी ने दीवार के जोड़ को छुआ था। अगली सुबह बीरबल ने राजदरबार में सबको बुलाकर कहा, रात में दीवारों का कोई रहस्य दिया गया है और उन संकेतों से हमें कुछ पता चला है। उसने उन धब्बों की जांच करवाई और पाया कि गंदे निशान केवल हाथों के नहीं थे। उन पर सूक्ष्म रेशों का निशान भी था, जैसे किसी ने कपड़े के किनारे से छुआ हो। यह संकेत था कि जो भी छुपा छिपा काम करता है, वो अपने कपड़ों की मदद से दीवारों के अंदर से निकलता घुसता है और छुपने के लिए उसके पास कोई छोटी सी सुरंग या कमरा होगा, न कि महल के सामान्य द्वार। बीरबल ने कहा, जो भी है वो महज एक इंसान नहीं, वो किसी की योजना का हिस्सा है। हमें दीवारों के भीतर की असली बनावट देखनी होगी। बीरा ने फिर महल के पुरातन लोहार को बुलाया, रामदुल्ला, जो वर्षों से महल की मरम्मत करवाता आया था। रामदुल्ला ने कहा कि महल की कुछ दीवारें ऐसी है जिनमें खोखली ईंटें और छुपे हुए खांचे बनाए गए थे। वे कभी पुराने रखवाले और खजानेदार इस्तेमाल किया करते थे। बीरबल ने कहा, हमें उन पुरानी दीवारों की नक्शा चाहिए। रामदुल्ला ने नक्शा निकाला और बताया कि राजपुराने समय में कुछ दीवारों के भीतर छोटे छोटे गलियारे बनाए जाते थे ताकि गुप्त संदेश और दस्तावेज छुपाए जा सके। बीरबल ने तुरंत उन स्थानों की जांच करवाई, पर निकला कि दीवारें अब भी ठीक ठीक बनाई हुई थी, पर कहीं कहीं के जोड़ हल्के से ढीले थे, मानो किसी ने भीतर से दबाकर चीजें निकाली हों। तभी बीरबल का ध्यान एक और चीज पर गया। महल के पास के बाग में एक बूढ़ा फव्वारा था, जिसकी दीवारें अक्सर गीली रहती थी। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर कहा, जासूस अक्सर पानी और नमी वाले रास्तों से काम लेते हैं। वहां ध्वनि और सरसराहट को कोई नहीं समझता। हमें उस फव्वारे के पास खामोशी से जांच करनी होगी। रात हुई और बीरबल ने वहां भी गुप्त निगरानी रखी। एक बीच बीच में आवाज आई, फिर एक महीन सा प्लेटफॉर्म खिसका और दीवार के अंदर का एक छोटा सा छेद खुला। किसी की उंगली छिपकर बाहर आई और अगले ही क्षण कुछ कागज वाला लिफाफा बाहर निकला गया। बीरबल ने समझ लिया कि यह वही तरीका है जिससे जासूस महल की अंदरूनी खबरें बाहर भेजता या लेता है। बीरा ने अगली चाल चालने से पहले एक चालाक योजना बनाई। उसने महल के अंदर एक नकली दस्तावेज तैयार करवाया। उस पर कुछ छोटी छोटी बेकार सी बातें और एक नकली खर्चे की सूची थी, जिससे महल के अविभाज्य कुछ छोटे हित छिपे हुए थे। बीरबल जानता था कि असल जासूस ऐसी बातों को लेकर बाहर निकलने की हड़बड़ी करेगा, इसलिए उसने ये दस्तावेज उस फव्वारे की दीवार के पास रखवा दिया जैसे कोई भूल गया हो। फिर उसने अपने भरोसेमंद नौकरों को रात भर वहां छुपने को कहा और खुद भी पास में चुपके से बैठ गया। रात हावी हुई और समय ने अपने चुप चुप पांव बढ़ाए। आधी रात के करीब वही हल्की सी सरसराहट आई। एक छोटी सी छाया दीवार के पास आई और सावधानी से हाथ बढ़ाया। हाथ ने दस्तावेज उठाया और हल्की सी खुशी की सांस ली। पर उसी क्षण बीरबल के नौकरों ने जाल खोल दिया और साया पकड़ा गया। उसे पकड़कर जब सामने लाया गया तो सबकी आंखों में विस्मय था।
वो कोई और न था बल्कि महल का एक अनदेखा कर्मचारी, कभी कभी सेवक के रूप में काम करता हुआ था। उसका नाम था सैफुल्ला, पर उसकी आंखों में भय और सुंदर सा गर्व भी था, जैसा कि कोई जानता हो कि उसे पकड़ने का खतरा था, पर फिर भी उसने अपने काम जारी रखा। बीरा ने सैफुल्ला से पूछताछ की, पर उसने बरबस मुंह बंद रख लिया। मैं कुछ नहीं जानता, वो बार बार कहता रहा। पर बीरबल जानते थे कि साधारण प्रश्नों से काम नहीं बनेगा। उन्हें नाजुक चाल की जरूरत थी। उन्होंने सैफुल्ला को थोड़ा आराम दिया, अच्छा पानी और खुराक दी, और फिर एक नई चाल चली। उन्होंने महल के एक और हिस्से में अपनी एक खास नोट लिखवाई और साथ ही कहा कि यदि जासूस छुपा हुआ है तो वही नोट रात में दीवार के अंदर ले जाया जाएगा। ये नोट ऐसा था कि वह पढ़ने पे किसी को भी झटका दे देने वाली बात कहता था, पर असल में वो सिर्फ एक संकेत था। रात में फिर वही प्रक्रिया हुई। कोई छाया दीवार के अंदर से निकली, नोट लिया और वापस चली गई। पर इस बार बीरबल ने न सिर्फ साया पकड़ा, बल्कि दीवार की अंदरूनी तह में जाकर देखा कि वहां एक छोटी सी सुरंग जैसी व्यवस्था थी, और सुरंग के भीतर कुछ चीजें उसकी अनुमान से भी अधिक संकेत दे रही थी। वहां उसने देखा कि दीवार की अंदरूनी सतह पर कुछ पुरानी कागजों के टुकड़े चिपके हुए थे, और उनके ऊपर एक ही मुहर की छाप बनी थी। वही मुहर जो कभी दरबार के एक पुराने मजदूर के चिन्ह की तरह जानी जाती थी। बीरबल ने आंखें पतली कर ली। इशारा बड़ा था। जासूस का संबंध महल के भीतर के किसी पुराने समूह से था, जो अब छिपकर काम कर रहा था। कोने कोने अब शुद्ध और शांत थे। बीरबल ने कहा, हर दीवार एक कहानी कहती है, हमें सुनना आना चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, और हर कहानी का ठीक समय पर जवाब देना भी जरूरी है। दोनों ने मुस्कुराकर चुप्पी साध ली, क्योंकि सच्चाई की खामोशी भी कई बार गूंज उठा देती है, और जब वो गूंज उठे तो बुद्धि और न्याय का सफर जारी रहता है। और इस तरह बीरबल ने महल की दीवारों में छिपा जासूस पकड़ा, पर उससे भी बड़ा था उस समारोह का जो उसने समाज के भीतर किया। एक ऐसी सीख जो हर दरवाजा खोलने, हर दीवार का निरीक्षण करने और हर दिल की खामोशी सुनने की प्रेरणा देती रही। उस दिन के बाद महल के लोग कुछ और सतर्क हुए, पर उनके दिलों में डर की जगह होश और समझ बनी रही। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी रहस्य, चाहे दीवारों के भीतर कितना भी गहरा क्यों न छिपा हो, उसे समझदारी, धैर्य और इंसानी समझ से उजागर किया जा सकता है, और उसके साथ ही न्याय और दया का संतुलन भी रखा जाना चाहिए। कहानी यही खत्म नहीं होती, पर जैसा हर अच्छी कहानी का रिवाज होता है, बीरबल की चालाकी और अकबर की दूरदर्शिता ने उस राज्य को और मजबूत बना दिया। दीवारों में अब न केवल रंग थे, बल्कि उनके पीछे छुपे हुए सबक भी थे, और जो कोई भी कभी महल की दीवारों के पास खड़ा हो, वो जानता था कि वहां आवाजें सिर्फ बहती नहीं, बल्कि कहानियां भी जागती है। जब बादशाह ने कहा, मेरी कलम कौन चुरा कर लाया, दरबार का वो आम सा सुबह था। हल्की धूप महल की मीनारों पर चढ़ रही थी, और बागों से ठंडी हवा महल के आंगन तक आती जा रही थी। अकबर जिस तरह के शाही ढंग से उठते थे, आज थोड़े बेचैन लग रहे थे। वे उठे, अपने तख्त पर आए और हाथ बढ़ाकर अपनी कलम ढूंढने लगे। वही कलम जिसकी नोक पर बारीक नक्काशी थी और जिसकी बेजोड़ स्याही से हस्ताक्षर सदा साफ साफ लिखता। ये कोई सामान्य कलम नहीं थी, वो अकबर की पसंदीदा थी, एक उपहार जिसे उन्होंने किसी विजय या खास मौके पर बहुत संभाल कर रखा था। पर आज उसकी जगह वो कलम नहीं थी। कहाँ है मेरी कलम? अकबर ने आवाज में तेजी लाई। दलब दल की तरह से दरबार के चारों ओर हलचल फैल गई। सचिव, दरबारी और मुगल दरबान एक दूसरे को देखते रहे। वहां बीरबल बैठे थे, हमेशा की तरह चेहरे पर न हल्की मुस्कान, न कोई बचकाना हंसना, सिर्फ आंखों में वही चिपचिपी शरारत जिसे समय समय पर अकबर ने मिटाया और फिर उसे सहारा दे दिया था। आज भी बीरबल शांत थे, पर कुछ उलझन उनके चेहरे के किनारे छुपी थी।
जैसा कि जरूरत हो तो कोई पहेली भी उसकी मुस्कान में छुपा रख सकता था। मेरी कलम कौन चुरा कर लाया? अकबर ने दंडवत स्वर में पूछा, मानो प्रश्न में तलखी न हो पर राजसी ताप अवश्य हो। दरबार के लोग दमक कर खामोश हो गए। छोटी छोटी सिसकियां, सन्नाटे की धड़कने, किसी का भी चेहरा स्थिर न रहा। सबसे पहला शक तो उस तलवारधारी अफसर पर गया जिसने कल रात अखबारों की तरह पैगाम बांटा था। किसी ने कहा यह किसी छोटे से नौकर की करतूत हो सकती है। किसी ने कहा यह विरोधियों का शरारती काम है। और कुछ लोग तो ससेद मुंह बनाकर कहने लगे कि कलम तो राजद्रोह की निशानी भी हो सकती है। उसकी नोक पर कुछ ऐसा लिखा गया होगा जो राज्य की गुप्तियों का खुलासा कर दे। अकबर ने लहजे में कठोरता नहीं छोड़ी। जिसने भी मेरी कलम चुराई है उसे पकड़ा जाए। आज ही इसे लाया न गया तो सख्ती होगी। ये सुनकर कई लोगों के चेहरों पर लालिमा आ गई। बंदी बांधने की बात कही जाने लगी और 2-3 जवानों ने अपने तलवार के डोरी कस लिए। पर अकबर की निगाहें बीरबल पर टिक गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और उस नजर में एक सवाल भी था और एक उपदेश भी। तुरंत निर्णय करने से कुछ बार हानि होती है। बीरबल ने विनय से कहा, जहांपनाह, अगर मैं 1 घंटा दूं आपको तो मैं इस मामले को ऐसे हल कर दूंगा कि न केवल कलम मिल जाएगी पर यह भी पता चल जाएगा कि इसे चोरी का आभास क्यों हुआ। मुझे आज कुछ बातें करनी है और कुछ चीजें जांचनी है, पर समय दीजिए। अकबर का मानना था कि बीरबल की बुद्धि अक्सर चमत्कार कर जाती थी, पर उसकी परख पर भी वो सजग था। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, पर यदि तुम सही रहे तो इनाम मिलेगा, और यदि काम में चूक हुई तो तुम्हें सुधार के लिए कुछ कड़ाई सुननी पड़ेगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जो भी हो, सच्चाई सामने आएगी। और इसी के साथ बीरबल उठे और अपनी तहजीब भरी चाल में दरबार के बीचों बीच निकले। सबसे पहले बीरबल ने महल के सभी दराजों और अलमारियों की जांच करवाई, पर कलम कहीं नहीं मिली। फिर उन्होंने उन लोगों की सूची बनाई जो कल रात महल में आए थे। चीफ संदेशवाहक, दरबारी हबीब, राजकुमारी के 2 सेवक, एक कवि शायर जो नए गजल सुनाने आया था, और महल का पुराना लोहार। सब पर नजर डाली, पर किसी पर ऐसे किसी कदम का पता न चला। बीरबल को लगा कि यह मामूली चोरी जैसा नहीं है, यह किसी वजह से किया गया कदम है, किसी मकसद के लिए। बीरबल ने महल के घुमावदार गलियारों में जाकर देखा कि उन कक्षों की खिड़कियां जिनसे बाहर की ओर जाना संभव था, उनका ताला तोड़कर छोड़ा गया था, पर कोई निशान बहुत साफ नहीं था। कुछ गुलामों की शिकायतें सुनने पर पता चला कि रात में एक अटपटा सा झुनझुना सीटी जैसा आवाज आया था, पर किसी ने कुछ नहीं समझा। बीरबल ने सोचा कि यदि कोई ठंडे दिमाग से काम कर रहा हो तो वो जानबूझकर एक नक्शा छोड़ देता है, और यही उनके दिमाग में घुलकर एक योजना बन गई। बीरा ने सबसे पहले उस कवि को बुलाया जिसने कल रात महल में गजलें सुनाई थी। कवि का नाम मीर था और वो बड़ा संवेदनशील व धीमे बोल का शख्स था। मीर ने आंखें झुकाकर कहा, जहांपनाह, कल रात मैंने अपनी तबलातराने के साथ कुछ नई गजलें सुनाई। लोगों ने प्रशंसा की, पर मेरी कोई भी चीज नहीं मिली। मैं सिर्फ कुछ पंक्तियां लिखा करता हूं, और कल भी मैंने महल के कक्ष में ही कलम रखकर निकल गया था। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा, वहां पर ईमानदारी थी और कलम से जुड़े प्रेम की झलक भी। पर संभव है कि किसी ने कवि की कलम और बादशाह की कलम मिलाकर रख दी हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हारी कलम इसी कमरे में है तो मुझे दिखाओ। मीर ने अपनी गद्दी के नीचे झांका, पर वो कलम मिली नहीं। मीर की इच्छा साफ थी, पर कलम की खोज में कुछ कमी थी। अगला कदम बीरबल ने महल के सभी नौकरों और सेवकों के बीच एक छोटा सा प्रयोग करने का रखा। उन्होंने महल के हर दरवाजे पर एक छोटी सी तख्त, लकड़ी की पट्टी रखी जिस पर एक सूक्ष्म चिन्ह बनवाया, वही चिन्ह जो केवल बादशाह की कलम की नोक पर लगाया गया था। बीरबल ने आदेश दिया कि जो भी महल से बाहर जाएगा उसे उन तख्तियों द्वारा छुआ जाए।
और किसी को भी पता न चले कि ये किस लिए किया जा रहा है। ये काम एक तरह की पैठ और निशान छापा लागू करने जैसा था, जिससे पता चलेगा कि चोरी किसके पास से निकली। लोग साधारण सोचेंगे कि ये तो महल की व्यवस्था है, पर बीरबल ने देखा कि जो लोग अक्सर चोरी करते हैं वे सहजता से किसी चिन्ह को हाथ लगाकर अपने साथ ले जाते हैं। यही मनोविज्ञान बीरबल की मजबूत कड़ी थी। उन दिनों महल में एक नई बात हुई थी। एक विदेशी व्यापारिक दल शहर आया था और उनके पास कुछ रंग बिरंगे परिंदे थे जो सुंदर बोलते थे। बीरबल ने सोचा कि परिंदों की आदतें भी एक सुराग दे सकती है। शायद किसी ने उन परिंदों के पिंजरे से क्लम तक पहुंच बना ली हो। बीरबल ने भविष्यमान अंदाज में उन परिंदों को महल के पर्दों के पास रखा और देखा कि कुछ परिंदे खास आवाजों पर चहकते हैं, जैसे क्लम की नोक से निकली आवाज पर। यह सुनकर लोग हंसे और कहने लगे कि बीरबल मजाक कर रहे हैं। पर बीरबल की योजना में मजाक न था, बल्कि एक सूक्ष्म सामाजिक प्रयोग था। कुछ घंटे बीतने के बाद बीरबल के कानों में एक अफवाह पहुंची। महल के दक्षिणी गेट के पास एक बूढ़ा घायल पाया गया था, जिसने कुछ अजीब बातें बोली। बीरबल तुरंत वहां गया। बुजुर्ग का चेहरा जर्जर था, पर उसकी आंखों में चमक थी। वो खोया हुआ सा लगता था और उसकी बाजू पर एक छोटी सी बोर सी लटकी थी। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो और ये वहां क्या है? बूढ़े ने कहा, मैं बस एक भिखारी हूं और कल रात मैंने किसी को बड़े ही घुमा फिरा कर देखा। उसने क्लम जैसी कुछ चमकीली वस्तु छुपा रखी थी। मैंने चुपके से उसका पीछा किया, पर फिर वो रास्ता बदल गया। तब मैंने सोचा कि किसी को बता दूं। बीरबल ने उसके बोर की तलाशी ली। वहां कुछ टूटे हुए पन्ने, पुरानी स्याही के धब्बे और एक छोटे से टुकड़े पर कुछ बेतरतीब चिन्ह बने थे। बोर में एक कपड़े में लिपटी कलमी नोक भी थी, पर वो बादशाह की नहीं लगती थी। वो अलग और सस्ती नजर आती थी। बूढ़े
ने रोते हुए कहा कि उसने वो सब कुछ महज निरीक्षण के लिए रखा था। पर बीरबल उसके हाथों को थाम कर कहा, यह भी एक सुराग है। बीरा अब और गहरी बातों पर आए। उन्होंने महल के पुराने कागज, राजद्वार की दर्जी रिपोर्ट और कल रात के कार्यक्रम की सूची निकाली। अचानक उन्हें एक चीज नजर आई, कल रात की एक दस्तखतिया चिट्ठी जिस पर किसी ने नकल की कोशिश की थी। हस्ताक्षर में कुछ अतिरिक्त कलियां थी। यह संकेत था कि किसी ने बादशाह की कलम से किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की कोशिश की थी, और शायद वही व्यक्ति अब कलम छुपाकर हमें भ्रमित कर रहा था ताकि साक्ष्य न मिले। ये बात बीरबल को चौंका गई। चोरी कोई साधारण मजाक नहीं थी, ये किसी बड़ा षड्यंत्र हो सकता था। बीरा ने उस दस्तावेज की सूक्ष्म जांच करवाई और एक अद्भुत तथ्य सामने आया। दस्तावेज पर प्रयुक्त स्याही में हल्का सा मीठा रस मिला हुआ था। मीठा रस? बीरबल को याद आया कि महल में एक खास प्रकार की स्याही बनती है जो गुलाब के रस से थोड़ी घुली रहती है और केवल राजद्वार की चालाक लेखकों को ही मालूम थी। यह सूचक था कि चोर शायद वही था जो राजकाज के नजदीक आता जाता था, कोई ऐसा जो स्याही की प्रकृति से परिचित था, जैसे कि राजलेखक, राज्य के वो लिखने वाले जिनकी कापियां स्याही के प्रकार से अलग पहचानी जाती थी। बीरबल ने राजलेखक औजार की सूची निकाली और सबके कक्ष खंगाले। तभी बीरबल के ध्यान में महल का वो पुराना लेखे वाला आया जिसने वर्षों से राजकाज की लिखत संभाली थी। उसका नाम शम्सुद्दीन था। शमस उद्दीन एक समझदार, गरिमामय पुरुष था जिस पर सभी का भरोसा था। पर बीरबल जानते थे कि किसी समय विश्वास का लालच भी किसी को बड़ी चालाकी के लिए प्रेरित कर सकता है। बीरबल ने शम्सुद्दीन को बुलाया और उसकी मेज की जांच करवाई। शम्सुद्दीन ने संयमित अंदाज में कहा कि वो निर्दोष है, पर बीरबल को वो चेहरा बरसों पुराना धोखा देती नजर आया। वो हल्का असहज था। बीरबल ने उसकी मेज के नीचे झांक कर देखा। वहां एक तह में कागज का टुकड़ा निकला जिस पर शैडी निशान थे, मगर न तो वो बादशाह की कलम की तरह था और न ही वैसा कागज जिस पर बादशाह आमतौर पर हस्ताक्षर करते। शम्सुद्दीन की बातों में कहीं न कहीं झलकती हुई बेचैनी थी, पर यह प्रमाण पर्याप्त नहीं था। बीरा ने सोचा कि सीधे पकड़-धकड़ से कोई हल नहीं निकलेगा। उन्हें किसी नाटक की जरूरत थी। उन्होंने महल के आंगन में तालाब के किनारे पर कुछ हफ्ते पहले तैयार करवाया एक सुंदर सा डिब्बा रखा। उस डिब्बे की जरूरत उस दिन थी। बीरबल ने आदेश दिया कि वो डिब्बा रात को खुला छोड़ दिया जाए और उसमें वही प्रकार की स्याही और एक नकली कलम रख दी जाए। पर डिब्बे पर एक ऐसी मोहर लगी जिसे केवल बादशाह की नजर पहचान सकती थी। बीरबल का इरादा था कि यदि कोई वास्तव में दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा है या कलम छुपा रहा है तो वो डिब्बा उसकी काम की चीज बन सकता है। रातें महल में चुपचाप गुजरती रहीं और बीरबल ने अपनी आंखें खुली रखी। उनकी आंखें छोटी छोटी बातों को पकड़ लेती। एक झटके से खांसी, किसी की धीमी सांस, एक छिपी हुई पोस्टक्री, और अंततः एक रात वे जासूस की तरह काम कर रहे कुछ नौकरों की रिपोर्ट आई। किसी ने डिब्बा छुड़ाया और उसमें से स्याही तथा नकली कलम निकाल ली। अगले ही दिन बीरबल ने उस नौकर के बारे में गहराई से जानकारी ली और उस नौकर के द्वारा बताई गई दिशा पर चलकर पहुंचे। जंगल जैसी दूर की गली में एक छोटे से कक्ष में उन्होंने देखा कि किसी ने वहां पर कागज की फोल्डिंग्स और काली स्याही की बूंदें फैला रखी थी। बिस्तर के नीचे एक बक्से में सचमुच उसी प्रकार की कलम की एक नोक मिली, पर वो उच्च कोटि की न थी। बीरबल ने वहां एक और चीज देखी, कुछ अधलेखित पत्र जिन पर एक ही हस्ताक्षर के अंश थे और उन अंशों में कुछ पैटर्न था। वो वही पैटर्न था जो महल के किसी पुराने खास दस्तावेज पर भी नजर आया था। बीरबल की समझ में आ गया कि ये कोई एकल व्यक्ति की करतूत नहीं है। ये जाल किसी संगठन का है जो बादशाह के हस्ताक्षर की नकल कर सरकार के नाम पर लाभ उठा रहा था। और ये सोचकर बीरबल की आंखों में वो गंभीरता आ गई जिसे अकबर भी समझ पाएंगे। बीरा ने अपने सबूत को लेकर अकबर के पास गए। अकबर,
जो पहले ऐसे मामलों में उतना जोर नहीं डालते थे, आज गंभीर थे। बीरबल, तुमने जल्दी क्या खोज निकाला? उन्होंने पूछा। बीरबल ने सारी बात सामने रख दी। नकल, मिठास भरी स्याही, डिब्बे की गुत्थी और सबूतों की फहरिस्त। गोश्त की तरह से एक एक कर सब तथ्य सामने रखे गए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो ये बड़ी साजिश है। मेरे नाम पर दस्तावेज बनाकर कोई क्या कर सकता है? बीरबल ने कहा, ऐसा दस्तावेज किसी की संपत्ति छीन सकता है, किसी को निर्वासित कर सकता है और किसी की इज्जत मिटा सकता है। इसलिए मुझे लगा कि क्लम छुपाकर असल अपराधी का ध्यान हटाया जा रहा है। हमें संगठन का पता लगाना होगा। अकबर ने आदेश दिया कि शमसुद्दीन और बाकी राजलेखक को कुछ दिनों के लिए महल के अंदर रखा जाए और किसी को भी बाहर ना जाने दिया जाए। उन्होंने बीरबल को स्वतंत्र रूप से जांच करने की छूट दी और बीरबल ने उस छूट को अपनी बुद्धिमत्ता के जनपद के रूप में लिया। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने धीरे धीरे साक्ष्यों को जोड़ना शुरू किया। पहले उन्होंने महल के उन पुराने लेखों को देखा जिन पर राजहस्ताक्षर की पूंजियां, कलर और लिपि की शैली मिलती थी। उसके बाद वे उन कागजों की ओर बढ़े जिन पर किसी ने नकल की थी। उन्होंने नोट किया कि नकल करने वाले ने कुछ लफ्जों के ऊपर हल्की सी छेड़छाड़ की थी, जैसे कि 1000, 1000 को हजारों की तरह दिखाना, ताकि संपत्ति के लेखों में बढ़ोतरी हो सके। यह संकेत था कि यह कोई आर्थिक साजिश थी। इसी दौरान बीरबल को एक छोटे से गुलाम ने खबर दी कि महल के पुराने लोहार, जिसका नाम रामदुल्ला था, वो कुछ देर पहले किसी अजनबी से बातें कर रहा था और उसके हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी दिखी थी। बीरबल ने उस लोहार से बात की। रामदुल्ला मुस्कुराकर बोला, बीरा, अरे मेरे हृदय, लोहार बातें कहाँ बताता है, पर हां, कल रात कुछ अजनबी आया था जो बड़ी ही रूखाई से मेरे औजार देख रहा था। उसने एक कलम मांगी। मैं तो बोला कि मैं कलम नहीं बनाता, पर उसने कहा कि वो बहुत जरूरी है। मैंने उसे अलमारी की तरफ देखा दिया। बीरबल ने उसकी आंखों में झांका। वो सच्चा लग रहा था, पर किसी काम के लिए उसने जो रास्ता दिखाया वो संभव है कि किसी ने उसी रास्ते का इस्तेमाल किया हो। बीरबल ने लोहार की बताई अलमारी पर जांच करवाई। वहां पड़ी हुई एक छोटी चिट्ठी मिली जिस पर कुछ विदेशी अक्षर बने हुए थे। ये विदेशी भाषा किसी व्यापारी के द्वारा लाई गई हो सकती थी और बीरबल को एहसास हुआ कि ये साजिश राज्य के बाहर के हाथों में चल सकती है। अब बीरबल ने अपनी योजना का निर्णायक हिस्सा खेला। उन्होंने महल में एक नकली बैठक का ऐलान किया जिसमें कहा गया कि बादशाह कल एक विशेष दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे और सभी राजलेखक, लेखाकार, लोहार और वे सारे लोग जिन्हें शक था वहां उपस्थित रहें। ये बैठक असल में तन्हा जांच का रंगमंच थी। रात को जब सब लोग सोए हुए थे, बीरबल ने अपनी कुछ भरोसेमंद नौकरों के साथ मिलकर वही डिब्बा रखा जिसमें नकली कलम और स्याही थी, पर साथ ही डिब्बे के नीचे उन्होंने एक सूक्ष्म तार जोड़ दिया जो महल के पास के जंगल में लगे कपास के पेड़ तक जुड़ती थी। वो तार इसलिए था ताकि यदि कोई रात में डिब्बा छुपाने आए तो बीरबल को संकेत मिल जाए। बीरबल ने अपने स्थान से ही निगाह रखी और कुछ समय दरबार में आते रहे, पर लोगों की नजर में उनकी कद्र और बढ़ गई। अकबर ने उसे पुरस्कृत किया, पर बीरबल ने विनम्रता से कहा कि उसका इनाम वही था कि राज्य सुरक्षित रहा और सच्चाई का दीप जलता रहा। कहानी का अंत कुछ इस तरह हुआ कि महल की दहलीज पर आज भी लोग उस दिन की चर्चा करते हैं जब बादशाह ने पूछा, मेरी कलम कौन चुरा कर लाया? और जवाब में आया, वो तो चोरी हुई नहीं थी, पर जो चोरी की साजिश रची गई थी उसे बुद्धि और स्थिर न्याय से बेनकाब कर दिया गया। लोगों ने सीखा कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें बड़ी घटनाओं की चाबी होती है और सिर्फ दंड नहीं, समझबूझ की जरूरत भी होती है। बीरबल की वो शान तो बढ़ी ही, पर उसकी असली जीत इस बात की थी कि उसने एक छोटी कलम को ढूंढते हुए पूरे राज्य के भीतर फैले झूठ और कपट को उजागर किया, और उसके द्वारा दी गई सीख ये रही कि सच्चाई की कलम हमेशा चलनी चाहिए,
चाहे हस्ती कितनी भी अंधेरी क्यों न हो। दरबार में आई 3 मुश्किल पहेलियां बीरबल ने किया हल। दरबार का वो समय जैसा हमेशा रहता था। शोर, हंसी, अचानक ठिठोली और बादशाह अकबर की गंभीर परदेसी निगाहें। अव्वल ताबूत लाल मखमली आसन पर बैठा सम्राट अपने दरबार की बातें सुनता और अपनी बड़ी बड़ी सुल्तानी मुस्कान से लोगों को उम्मीद देता। उस दिन हवेली में कुछ अलग ही हलचल थी। सुबह से सेवक चौकों की हड़बड़ी, दरवाजे पर आने वालों की कतार और अचरज भरी आवाजें ये संकेत दे रही थी कि आज कुछ खास होगा। बीरबल, जिसकी बुद्धि और चतुराई की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी, सामान्य की तरह थोड़ी निश्चिंत मुद्रा में बैठा था। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और आंखों में खेलती खेलती रोशनी, जैसे कोई नई पहेली उसे बुला रही हो। अकबर ने तुरंत देखा और मुस्कुरा कर कहा, बीरा, आज दरबार में जो भी आए अच्छी तरह से देखा करना। मुझे तो सूझ रहा है कि आज कुछ मजेदार सुनने को मिलेगा। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जहांपनाह, आज का दिन किस्सा बयान करेगा। शायद किस्मत भी हमारी परीक्षा ले। तब वही ललक, वही चिंगारी और दरबार की तमाशा शुरू हुई। सबसे पहले अंगना में एक वृद्ध व्यापारी आया। उसके वस्त्र साफ सुथरे पर हल्के से झुर्रियों भरे थे, आंखें तेज पर कदम थके हुए। उसने सलामी की और कहा, जहांपनाह, मैं फारस का व्यापारी हूं। 100 साल से अधिक का कारोबार मेरे पूर्वज संभालते आए हैं, पर आज मैं एक ऐसी पहेली लाया हूं जिसे 1000 बाजारों का पैसा बेचकर भी कोई न सुलझा पाया। सुनिए, अगर आपकी अदालत सुलझा दे तो मैं अपनी छोटी सी दौलतशाही और सारे खजाने आपकी दरबारी किताबों में लिखवा दूंगा। अकबर ने हाथ उठाकर कह दिया, ठीक है, कहो, पहेली क्या है? व्यापारी ने आंसुओं भरे ताप से आंखें चमकाई और बोल पड़ा, जहांपनाह, हमारे देश में 3 चीजें ऐसी हैं जिनका नाम लेकर लोग ईमानदार भी शैतान बन जाते हैं। पहली चीज एक कांच का बर्तन है। वो साफ और चमकदार है, फिर भी लोग उसे छूकर दूसरों को चोट पहुंचा देते हैं। दूसरी चीज एक वादा है। वो शब्दों में ठोस है, पर उसे निभाने की आदत लोगों की नाक काट देती है। तीसरी चीज एक नाव है। वो पानी में तैरती है, पर उसमें अधिकता में खाना लोग डूब जाते हैं। इन तीनों में फर्क बताना मेरी पहेली है। बताइए कि वे कौन सी चीजें हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोचने लगा कि व्यापारी की बातों में शायद कोई बहुअर्थ, डबल मीनिंग है। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, भाई, क्या तुम इन्हें संकेतों में बता रहे हो या साफ साफ नाम चाहिए? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, साफ नाम बताओ। सबको भरोसा था कि बीरबल आसानी से हल कर देगा, पर व्यापारी ने आंखें ताने की तरह घुमा दी। ये पहेली न तो साधारण है, न ही उतनी ही सीधी। पहले जो इन तीनों को छूकर, निभाकर और चलाकर दिखाए, वही मेरी दौलत का अधिकारी होगा। अकबर ने उत्सुकता से देखा और बीरबल खामोश हो गया। उसकी आंखों में कुछ चालाक चमक थी, जैसे कोई खेल उसके हाथ में पकड़ चुका हो। बीहड़ व्यापारी का पहला संकेत था, कांच का बर्तन जो छूकर चोट दे। लोग तुरंत ही किसी असल कांच की ओर न जाकर रुखसती भावों में उतरने लगे। किसी ने कहा, यह तीर है जो चमकते हुए छाती को भेद दे। किसी ने कहा, यह तलवार है। लेकिन व्यापारी ने ठहाका मारकर कहा, नहीं, ये वो चीज है जिसे लोग छूते नहीं, पर उसका प्रभाव इतना होता है कि दूसरों की इज्जत को चीर देता है। बीरबल ने धीरे से कहा, शब्द। सब चौंके। व्यापारी ने ठुड्डी पर हाथ रखकर कहा, शब्द? पर शब्द तो बस बोला जाता है, चोट कैसे देता है? बीरबल मुस्कुराया और जवाब दिया, जहांपनाह, शब्द भी कांच के बर्तन की तरह होते हैं। वे चमकते हैं, और शब्दों का चापलूसी व लालच भी कुछ लोगों को शैतान बना देता है। गलत शब्द जुबान पर लगते हैं और दिल को भेद जाते हैं। व्यापारी की आंखें बड़ी हुई। उसने तारीफ में सिर झुकाया। दूसरी पहेली, वादा जो निभाने से नाक काट दे। कई लोगों ने कहा, वादा तो पवित्र है,
ये कौन सा ऐसे वादा है जो गलत बन जाता है? पैठदार बीरबल ने कहा, कल कार्बन। लोगों ने गदगद होकर पूछा, कैसा वादा? बीरबल ने फिर उत्तर दिया, वादा अगर दिखावे के लिए किया गया हो, बांझ वायदों का फल बेइज्जती ही होता है। जैसे कोई हाथ उठाकर कह दे कि वो मदद करेगा और फिर पीछे हट जाए। उसका वादा लोगों की आशा को कुचल देता है। व्यापारी की आंखें अब नम थी। उसने कहा, तुमने सही कहा। और तीसरी पहेली, नाव जो पानी में तैरते हुए अधिकता में खाना लोगों को डुबा देती है। दरबार का माहौल गंभीर हो गया। कोई बोला, नाव तो समुंदर में चलती है। किसी ने कहा, यह मोह है। बीरबल ने कहा, लोभ। और सबने सिर हिलाया, क्योंकि लोभ ही ऐसा है जो तैरता हुआ इंसान को खाने के चक्कर में डुबो देता है। व्यापारी ने टिका दिया, तुमने सब कुछ सही कहा, पर क्या इन तीनों का एक जुड़ाव भी है? बीरबल ने जवाब दिया, है। शब्द, वादा और नाव, ये तीनों इंसान को कभी कभी अच्छाई से दुष्ट बना देते हैं। ये समाज में नाजुकता और भरोसे की खाई बना देते हैं। अकबर ने उत्साह से कहा, बहुत अच्छा, परंतु ये तो शब्दों में सरल था। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे लिए सरल नहीं था। मैं तुम्हें चखना चाहता था। तुम्हारी बुद्धि पर मुझे भरोसा था। अब दौलत की बात क्या? पर मैं अब समझ गया कि दौलत मुझसे बड़ी है। असल दौलत तो समझदारी है, और उसे विदा कर दी गई। लेकिन वास्तविक मजा तो उसके बाद शुरू हुआ। व्यापारी के जाने के बाद दरवाजा फिर खुला और एक जवान योद्धा आया। कपड़ों पर धूल, तलवार चमकती, आंखों में आग। उसने सलामी की और कहा, जहांपनाह, मैं रणभूमि से लौटा हूं। रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग मिला जिसने मुझे 3 सवाल दिए। अगर मैं सही उत्तर दूं तो वो मुझे एक अनमोल रत्न देगा। पर मैंने कहा कि कोई भी इन सवालों का उत्तर न दे पाए, इसलिए मैं आपकी अदालत में आया हूं। प्रश्न ये है, 1. ऐसा क्या है जो आने पर सबके सुख बढ़ाता है पर जाने पर सब कुछ खत्म कर देता है? 2. ऐसा क्या है जो सबका मालिक है पर किसी का नहीं? 3. ऐसा क्या है जो हर घर में होता है पर फिर भी उसे देखकर लोग आंखें मिटा लेते हैं? दरबार में उत्सुकता की लहर दौड़ पड़ी। बीरबल ने एक बार फिर चतुराई से मुस्कुराया और कहा, अच्छा, इन सवालों में भी शरारत है। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल। बीरबल ने युवराज की तरह रौद्र भाव से कहा, पहला प्रश्न, आने पर सबके सुख बढ़ाता है पर जाने पर सब कुछ खत्म कर देता है। वो समय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मौसम है, पर बीरबल ने विस्तार से कहा कि समय ही। बाद ही एक हल्की खटखट की आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई डिब्बे को छू रहा हो। बीरबल ने चुपके से देखा और उनकी आंखों ने देखा कि एक लंबे साये ने डिब्बे को उठाया। वो साया राजलेखक शमसुद्दीन का नहीं था, नहीं लोहार का। वो किसी नयासा साया था जिसकी चाल नापतोल करके जा रही थी। बीरबल ने आदेश दिया कि साया पकड़ा जाए। उस साये ने भागने की कोशिश की पर बीरबल के नौकरों ने उसे घेर लिया। उसे पकड़कर जब सामने लाया गया तो सबकी सांसें थम सी गई। वो वही कवि मीर था जिसकी बीरबल ने पहले मुलाकात की थी। मीर का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में हड़बड़ी थी, पर उसकी आवाज कांप रही थी। मैं निर्दोष हूं, उसने चिल्लाया। मैंने कभी चोरी नहीं की। पर बीरबल ने उसे शांत कर कहा, तुमने क्यों डिब्बा छेड़ा? तुमने महल में रात में क्यों घुसना चाहा? मीर कुछ समय चुप रहा, फिर उसने धीमे स्वर में बताया कि वो चोरी करने नहीं आया था, पर उसने कल रात कुछ ऐसा देखा था जिसे वो राजाओं से छुपा नहीं सकता। वो बोला, कल रात मैंने एक आदमी को देखा जो राजलेखक की पोशाक पहने हुए था। वो दस्तावेज लेकर महल से बाहर गया था। उसने कोई हुलिये बदला और फिर किसी गांव की ओर चला गया। मैंने सोचा कि ये कोई दुश्मन होगा, पर मेरे दिल ने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, शायद कोई भ्रष्टाचार है। मैंने कलम की तलाश की ताकि मैं साक्ष्य इकट्ठा कर सकूं। मैंने सोचा कि कानूनी उलझन सामने आनी चाहिए। उसकी आंखों में सच्चाई थी, पर बीरबल की समझ में कुछ और था।
मीर की आवाज में तीव्रता थी। उसने कहा कि उसने शहर में कुछ दफ्तरों में जाकर घटित दस्तावेजों को देखा और महसूस किया कि किसी ने नकल करके लोगों की संपत्तियां छीनने की योजना बनाई है, और इस साजिश में उसकी भूमिका केवल गवाह बनने की थी। पर जब उसने देखा कि बादशाह की क्लम गायब थी, तो उसको लगा कि क्लम उसकी समझ के लिए जरूरी हो सकती है। पर जब वो डिब्बे तक पहुंचा तो उसने देखा कि डिब्बे को कोई और पहले ही छेड़ चुका था। यही वजह थी कि वो रात में डिब्बे के पास गया, पर वो पकड़ लिया गया। मीर का कहना था कि उसने चोरी करने का इरादा नहीं किया, पर घटनाएं ऐसे मोड़ ले लेती है कि आदमी सीमाओं को पार कर डालता है। बीरबल ने उसकी कहानी सुनी और फिर कहा, तुमने सही किया कि तुमने सच सामने लाया, पर तुमने गलत किया कि तुमने रात में डिब्बे को छेड़ा। अब हमें यह देखना होगा कि असली साजिशकार कौन है। बीरबल ने मीर और शमसुद्दीन दोनों को साथ बिठाया और कहा कि अब खुलकर सच बताओ। शमसुद्दीन ने धीरे से बताया कि उसे भी किसी ने मजबूर किया था। किसी ने उसे क्लम व स्याही की नकल करने के लिए पैसे का लालच देकर फुसलाया था। उसने स्वीकार किया कि उसने कुछ नकल करने की कोशिश की, पर उसने किसी की संपत्ति से हाथ साफ करने की सोची नहीं थी। वो डरकर बता रहा था कि किसी बड़ा आदमी उसे धमका रहा था। इस पर अकबर की आंखों में आग सी निकली। वे चुप थे, पर उनकी सोच अटल थी। किसी की साजिश उनके राज्य के बाहर से चल रही थी। बीरा ने अब बाहर के व्यापारियों की सूची देखी और उन विदेशी अक्षरों की तहकीकात करवाई जो रामदुल्ला की अलमारी पर मिली थी। वे अक्षर किसी समुद्री व्यापारी के थे। उसी समूह में एक नाम बार बार आया। वो नाम था बाजारहिंद का एक धनी हाकिम, जो अक्सर कला और लिखावटों का सौदा करता था। बीरबल ने महसूस किया कि यह मामला एक साधारण चोरी का नहीं रहा। ये एक व्यवस्थित नकल का हिस्सा था और शायद किसी बाहरी शक्ति की चाल थी जो राज्य में अराजकता फैलाना चाहती थी। उसने अकबर से कहा कि इसे चरम सीमा तक जांचना होगा, और अकबर ने बिना किसी देरी के राज दरबार के छिपे हुए अंगों से जांच की आज्ञा दी। अंत में एक और सुराग मिला। महल के बाहर के एक पुराने कबाड़ खाने में कुछ कागजों का पिटारा मिला, जिसमें वही नकली दस्तावेज थे जिन पर कुछ संपत्तियां तलाशी चली थी। उन दस्तावेजों पर एक ही मुहर थी, और उसी मुहर का पता वैसी ही एजेंसी में लगा जहां से विदेशी व्यापारी आता जाता था। इन सब चीजों ने मिलकर एक तस्वीर बनाई कि किसी शिकारी ने महल के ही करीब बैठकर चुपके से लोगों की जमीन छीननी शुरू कर दी थी। उसकी चाल इतनी धीमी और परफेक्शन पूर्ण थी कि किसी ने न महसूस किया। और क्लम, वो शायद न केवल चोरी की गई थी, बल्कि उसे ऐसे छुपाया गया था ताकि यदि कोई जांच शुरू हुई तो असल साजिशकारों का ध्यान हट सके। अब बीरबल को निर्णय लेना था। क्या दंड देना चाहिए या सजा के साथ रहम भी दिखानी चाहिए? उसने अकबर के सामने सारे साक्ष्य रख दिए। अकबर ने पूछा, तो क्लम कौन चुरा कर लाया? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, क्लम तो किसी ने चुराई ही नहीं, उसे छिपाया गया ताकि नकल की कोशिशों के साक्ष्य मिट जाए। पर असल चोर वो समूह है जो नकल के जरिए लोगों की संपत्ति छीन रहा था। उन्होंने कुछ लोगों को फंसाया और अब वे खुद को ही हाथी की तरह नजदीक महसूस कर रहे हैं। अकबर धीरे से उठे और बोले, ठीक है, जिन लोगों ने भी इसमें हाथ दिया है उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और उसी क्षण से महल के बाहर जांच तेज हो गई। साजिशकारों को पकड़ने की कवायद शुरू हुई और कई विदेशी दलों के नाम सूची में आए। हर किसी के चेहरे पर अब अलग तरह की राहत थी। क्लम आखिरकार महल की अलमारी के एक गुप्त डिब्बे में मिली, एक छोटे से हाथी के दांत के बक्से में छुपी हुई। उसे छुपाने वाला कोई और न था बल्कि वही छोटा सा नौकर निकला जिसने पहले बौर लगाकर क्लम की बदल फेर में हाथ रखा था। उसने बेआवाजी में बताया कि उसने क्लम किसी बड़े आदमी की डर से वही रखती थी। इसलिए बीरबल ने सबको समझाया कि कभी कभी सच्चाई छुपाने का इरादा भी भय से होता है। उन्होंने कहा, कभी किसी ने सोचा होगा कि एक क्लम के लिए पूरा राज दांव पर लगाया जा सकता है?
बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, अब पता चला कि किसने मेरी क्लम छुपाई और क्यों, पर मैं खुश हूं कि तुमने सच्चाई पता कर दी, बीरबल। अंत में अकबर ने गंभीरता से कहा कि जिन लोगों ने नकल के जरिए भी लोगों का नुकसान पहुंचाया है, उन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, और जो फंस गए थे उन्हें सम्मानजनक सुनवाई दी जाएगी। बीरबल ने कहा, न्याय वही है जो सजा और सुधार दोनों दे। मीर और शमसुद्दीन को महल की जरूरतों के अनुरूप कुछ दायित्व दिए गए। मीर को जनसरोकार के लिए कुछ कविताएं लिखवाई जाएंगी ताकि वे समाज को सचेत करने में मदद करें, और शमसुद्दीन को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो भविष्य में ऐसी चालों से बच सके। जो बाहरी साजिशकारी थे उन्हें पकड़कर राजद्रोह के आदेश दिए गए। उनका मकसद महल के भीतर सियासी उथल पुथल करना था, और वे वैर संबंधी फायदों की तलाश में थे। ये सब होते हुए बीरबल ने चुपके से अकबर के कान में कहा, जहांपनाह, कलम तो बहुमूल्य है, पर उससे भी ज्यादा कीमती आपकी